आज हम प्रकाश संश्लेषण का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या चलेगा अपना? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म। तो अपना जो न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अब इस प्रकार आप ये कहेंगे फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वो सब अपन इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण को दो भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? टू पार्ट में डिवाइड किया है। ये डिवाइडेशन किसने किया है? ब्लैक मान ने। किसने डिवाइड किया है? ब्लैक मान। ब्लैक मान ने प्रकाश संश्लेषण को टू पार्ट में डिवाइड किया मैकेनिज्म को। एक तो इसमें होगी लाइट रिएक्शन, और एक होगी डार्क रिएक्शन। क्या होगी? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को मैं हिंदी में बोलूंगा प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या होगी? प्रकाशिक अभिक्रिया। और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण को टू पार्ट में डिवाइड किया, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया वो होती है जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। ध्यान रखना, प्रकाशिक अभिक्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होगी, अर्थात जब इसको सनलाइट मिलेगी तभी ये प्रोसेस संपन्न होता है। प्रकाश नेसेसरी है। यहाँ अप्रकाशिक अभिक्रिया या अंधकार अभिक्रिया का मतलब ये कतई नहीं है कि ये अंधकार में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। डार्क रिएक्शन का मतलब यह है कि यहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं है या प्रकाश की रिक्वायरमेंट नेसेसरी नहीं है। तो ये कहलाएगी अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। अगर मैं कहूँ लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नेसेसरी है वो क्या है? HNu नेसेसरी है। यहाँ आपके पास में सनलाइट नेसेसरी नहीं है। अब बात करते हैं कि लाइट रिएक्शन जो संपन्न होती है ये संपन्न होती है आपके पास में किसमें? ग्रेना भाग में। ये ग्रेना भाग किसका है? हरित लवक का। तो हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होगी। ये हरित लवक के कहां संपन्न हुई है? ग्रेना भाग में, अर्थात थाइलेकोइड पटलिकाओं में संपन्न होती है। कौन से? लाइट रिएक्शन। जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो कहां संपन्न होती है? आपके स्ट्रोमा भाग में। हरित लवक के किसमें? स्ट्रोमा भाग में। मैंने पहले ही बता दिया है कि हरित लवक के टू पार्ट होते हैं। एक तो ये होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एक तरल पदार्थ होता है पूरा का पूरा, उसमें आपके पास में डार्क रिएक्शन संपन्न होगी। जबकि इसका जो ग्रेना भाग है जिसमें हरित लवक पाया, जो हरित पर्ण हरित पाया जाता है वो कहाँ पाया जाए? ग्रेना में। तो वहां पे क्या होती है? लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। अब मैं कहूँ डार्क रिएक्शन में क्या होता है? सॉरी, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? तो यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होगा भाई। ऊर्जा बनेगी किसके रूप में? एटीपी के रूप में या NADPH2 के रूप में। तो यहाँ पे NADPH2 या एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो कहाँ होगा? लाइट रिएक्शन में। यहाँ पे क्या होता है डार्क रिएक्शन में? मैंने कहा CO2 का अपचयन। आपसे पूछा जाए CO2 का अपचयन कौन सी रिएक्शन में होता है तो आप कहेंगे डार्क रिएक्शन में। मैंने कहा CO2 का अपचयन से क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण। किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का निर्माण कौन सी अभिक्रिया के तहत हुआ? डार्क रिएक्शन में। अब मैं कहूं कि साथ में इस चीज में इंपोर्टेंट है ऑक्सीजन का निर्माण या विमुक्त होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है? विमुक्त। आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन गैस विमुक्त कौन से रिएक्शन के द्वारा होती है तो आप आंसर बताएंगे लाइट रिएक्शन। तो O2 का निर्माण, ATP का निर्माण, NADPH2 का निर्माण सब किसमें है? लाइट रिएक्शन में। जो संपन्न कहाँ हो रही है?
ग्रेना भाग में। किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है? प्रकाश की। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है और यहाँ पे CO2 का अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब मैं कहूंगा इस लाइट रिएक्शन में कौन कौन से चरण संपन्न होंगे? तो मैंने कहा इसमें दो चीजें संपन्न होती है। एक तो क्लोरोफिल का उत्तेजन, आप कहेंगे क्लोरोफिल का उत्तेजन या सक्रियण। क्लोरोफिल का क्या होगा? उत्तेजन या सक्रियण। क्लोरोफिल यहाँ पे एनर्जी को ग्रहण करेगा और इस एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड चीज आती है आपके पास में, यहाँ पे होता है P और P, फोटो फोस्फोराइलेशन। तो ये फोटो फोस्फोराइलेशन, तो ये प्रकाशीय फास्फोलीकरण की क्रिया कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन में। कहाँ होगी? लाइट रिएक्शन में। तो क्लोरोफिल का सक्रियण कहाँ हुआ? लाइट रिएक्शन में। फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया कहाँ हुई? लाइट रिएक्शन में हुई। अब मैं कहूंगा कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है? तो डार्क रिएक्शन में आपके पास में CO2 का अपचयन होता है और वो 3 साइकिल के द्वारा होता है, C3, C4 और CAM साइकिल। तो 3 चक्र जो संपन्न होते हैं स्ट्रोमा में। आपसे पूछा जाए C3 साइकिल संपन्न कहाँ होगा? तो स्ट्रोमा भाग में। C4 KM साइकिल, ये तीनों ही साइकिल कहाँ संपन्न होते हैं? डार्क रिएक्शन में संपन्न होते हैं। इनके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म में अपन को 3 चीजें पढ़नी है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ना है? क्लोरोफिल का उत्तेजन और फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया। तो ये आपके पास मैंने इसका प्रारूप बना दिया है ताकि आपको इजी में समझ में आ जाए। अब देखते हैं एक एक को। सबसे पहले लाइट रिएक्शन में क्या देखेंगे? क्लोरोफिल का उत्तेजन कैसे होता है, फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन में कैसे होता है, फिर डार्क रिएक्शन में क्या चलेगा? C3, C4, KM साइकिल। स्टार्ट करते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं इसको। अब देखो सबसे पहले अपने क्या आती है? लाइट रिएक्शन। ए पार्ट डिवाइड कर लेता हूं। लाइट रिएक्शन, इसको हिल ने बताया था। किसने बताया था? रॉबर्ट हिल। इस कारण इसको क्या कहते हैं? हिल अभिक्रिया। क्या कहेंगे? हिल अभिक्रिया। आपसे पूछा जाए हिल अभिक्रिया कौन सी है? तो लाइट रिएक्शन। मैंने कहा प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, ग्रेना भाग में संपन्न होगी। कहाँ होगी? ग्रेना भाग में संपन्न। अब मैं कहूंगा कि इसमें जो मैंने कहा जो पहला चरण था वो कौन सा था? क्लोरोफिल का सक्रियण या उत्तेजन, ये था। अब क्लोरोफिल का उत्तेजन कैसे होगा? सबसे पहले बात यह है कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पर गिरता है तो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और ये प्रोसेस कहलाता है क्लोरोफिल का सक्रियण। कैसे? मैंने कहा ये क्लोरोफिल है, देखो क्लोरोफिल का अणु है ये क्लोरोफिल का अणु है। इसने एब्जॉर्ब किया किसको? HNU को। किसको एब्जॉर्ब किया? HNU। HNU का मतलब क्या है? सनलाइट को ग्रहण किया डे के टाइम पे। जैसे ही सनलाइट को ग्रहण करता है तो क्या होता है? क्लोरोफिल ये प्लस में बदल जाता है और यहां से अब इसका एक जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल जाता है और ये क्लोरोफिल क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया। तो आप देखो कि जैसे सनलाइट को ग्रहण किया तो यहाँ पे क्लोरोफिल से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन बाहर, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्लोरोफिल का उत्तेजन कहलाता है। ये क्लोरोफिल का उत्तेजन एक्चुअली कहाँ हो रहा है? पिगमेंट सिस्टम में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पिगमेंट सिस्टम में। अब सेकंड चीज आती है फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये बड़ा टॉपिक है फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो समझ लेते हैं। चलो मैं सेकंड को यही बता देता हूँ कैसा। पहले प्रकाशीय फास्फोलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाशीय फास्फोलीकरण फोटोफॉस्फोराइलेशन पीपी। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? देखो दो चीजें प्लांट फिजियोलॉजी में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये प्रकाशीय फास्फोलीकरण है, वो है ऑक्सीकारी फास्फोराइलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसका मतलब फास्फोराइलेशन का मतलब ये एक चीज समझो आप, एटीपी का निर्माण होगा भाई।
किसका निर्माण होगा? एटीपी का निर्माण होगा। इसका मतलब मैं कहूंगा कि एनर्जी बनती है। क्या बनती है? एनर्जी का निर्माण होता है किसमें? फास्फोरीकरण। परंतु एनर्जी का निर्माण कहाँ हुआ है? प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होना ही क्या कहलाएगा? प्रकाशीय फास्फोरीकरण कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ एएमपी से क्या बनेगा? एटीपी बनता है। किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में। और कहाँ प्रोसेस होता है? ग्रेना भाग में, हरित लौह के ग्रेना भाग में कंप्लीट होता है। उसी प्रकार में मैंने कहा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका निर्माण होगा? एटीपी का निर्माण होगा। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। फोटोफास्फोराइलेशन कहाँ से अपन होता है? तो हरित लौह बताएंगे। हरित लौह के अंदर जाएंगे तो ग्रेना भाग में। जबकि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन से प्रोसेस के समय होता है? श्वसन क्रिया के समय। तो वो बाद में पढ़ना है। वहां ईटीएस साइकिल चलेगा पूरा का पूरा। ईटीएस के द्वारा क्या निर्मित होगी? एटीपी का निर्माण होता है। अभी अपने को क्या पढ़ना है? प्रकाशीय फास्फोरीकरण। इसका मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ग्रेना भाग में एटीपी का निर्माण होता है, तो इसे कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये फोटोफास्फोराइलेशन 2 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो यहाँ पे साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, ये पीपी का मतलब क्या है? फोटोफास्फोराइलेशन। और एक चलता है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो अब एक एक करके अपन को दोनों समझने हैं और दोनों ही पेपर के हिसाब से क्या है? इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं। देखो पहला साइक्लिक किस प्रकार संपन्न होता है, जिसके बाद में नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कैसे संपन्न होता है। सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, हिंदी में चक्रीय फास्फोरीकरण। ठीक है। फोटोफास्फोराइलेशन को ओवरऑल जो बताया था वो किसने बताया था? आर्नन ने। आर्नन एक वैज्ञानिक है, उन्होंने फोटोफास्फोराइलेशन को बताया। अपन डिस्कस कर रहे हैं साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। अब साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन होता क्या है? अगर देखो यहाँ पे मैंने कहा पिगमेंट सिस्टम ने एनर्जी को ग्रहण किया। एनर्जी को ग्रहण करने के बाद में उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न प्रकार के वाहकों से होता हुआ या घूमता हुआ वापिस जहां से रिलीज हुआ था उसी के पास में पहुंच जाता है। तो पूरा चक्र बना नहीं बना। इस कारण क्या कहते हैं? साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिस पिगमेंट सिस्टम से बाहर निकला, पिगमेंट सिस्टम से बाहर निकलने के बाद में विभिन्न प्रकार के वाहक या आपके पास में जो ग्राही है उसको ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के पश्चात वो विभिन्न वाहकों से होता हुआ वापिस उस पिगमेंट सिस्टम के पास पहुंच जाता है, तो वो कहलाता है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। और इस क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। परंतु कितने एटीपी का निर्माण होता है, वो वाहक कौन कौन से हैं, ये बाद की बात है। डेफिनेशन समझ में आ गए। अब देखो कैसे होता है। सबसे पहले बात है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में पीएस फर्स्ट भाग लेता है ना, क्योंकि मैंने जब पीएस फर्स्ट पढ़ाया था उस टाइम पे कहा था ये साइक्लिक में भी भाग लेता है और नॉन साइक्लिक में भाग लेता है। और जबकि पीएस सेकंड क्या नॉन साइक्लिक में भाग लेता है, तो डेफिनेटली यहाँ कौन भाग लेगा? पीएस फर्स्ट। तो पीएस फर्स्ट इस क्रिया में भाग लेता है। इसका मतलब साइक्लिक जो फोटोफास्फोराइलेशन होता है वो किसमें होगा? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में होगा। कैसे होता है? मैंने कहा आपके पास में ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है जिसमें ये अभिक्रिया केंद्र है और अभिक्रिया केंद्र के बाद में आपके पास में जो है ये पूरा का पूरा एक पिगमेंट सिस्टम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पिगमेंट सिस्टम। मैं कह सकता हूं ये क्या है? पीएस फर्स्ट। मैंने कहा पीएस फर्स्ट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की। क्या की? एनर्जी को ग्रहण किया। ये HNU को ग्रहण करता है भाई। ठीक है। मैंने क्या HNU को ग्रहण किया। सहायक वर्णक है, एंटीना वर्णक भी है और अभिक्रिया केंद्र है। अभिक्रिया केंद्र के रूप में कौन होगा? पीएस फर्स्ट में
P700 पहले बता दिया मैंने। अभिक्रिया केंद्र कौन होगा? P700। तो ये रिएक्शन सेंटर है और ये क्या है? सहायक वर्णक है। मैंने कहा सहायक वर्णकों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो इसे अनुनाद स्थानांतरण कहा जाता है। और ये सहायक वर्णक एनर्जी को किसको देते हैं? पीएस से अभिक्रिया केंद्र P700 को देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? अनुप्रेरणीय अनुनाद कहलाएगा। अब मैंने कहा ये एनर्जी को ग्रहण किया, जैसे क्लोरोफिल एनर्जी को ग्रहण करेगा क्या होगा? उसका उत्तेजन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिलीज। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। यहाँ से क्या निकालता है? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला कौन है? प्रथम ग्राही। अरे पीएस फर्स्ट में के बाद में जैसे इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र से निकला, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन को किसने ग्रहण किया? एफडी ने। एफडी को क्या बोलते हैं? फेरोडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? फेरोडॉक्सिन। तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला कौन है? फेरोडॉक्सिन है, प्रथम ग्राही। तो ये कौन हो गया? प्रथम ग्राही। आपसे पूछा जाए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्रथम ग्राही कौन होता है तो आप क्या बोलेंगे? फेरोडॉक्सिन। कौन सा पिगमेंट सिस्टम भाग लेता है? पीएस फर्स्ट। अभिक्रिया केंद्र कौन होता है? P700। मैंने कहा फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला होता है साइटोक्रोम B6। कौन ग्रहण करेगा? साइटोक्रोम B6। ये क्या है? साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 से इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला होगा साइटोक्रोम F। कौन होगा? साइटोक्रोम F होगा। तो साइटोक्रोम F ने ग्रहण किया, बस अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही आएगा। अब साइटोक्रोम के बाद में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन आता है? ये है प्लास्टोसाइनिन PC। कौन आता है? प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन वापिस किसमें आ जाते हैं? अभिक्रिया केंद्र के पास में आ जाते हैं। तो देखो पूरा साइकिल बनाना है। विभिन्न ग्रहों के बीच में होता हुआ क्या हुआ? वापिस इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो ये आपके पास में एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। परंतु मैंने क्या कहा था कि इस प्रोसेस में एटीपी का निर्माण होगा। क्या बनेगा? एटीपी का निर्माण। और एटीपी का निर्माण 2 जगह हुआ। एक तो यहाँ पर ये AMP से क्या बना? एटीपी। किसके बीच में बना? फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के बीच में। एक एटीपी तो यहाँ बना और एक एटीपी बनता है साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के बीच में। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? एक एटीपी का निर्माण होता है। इस कारण ये कहेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में टोटल बनते हैं 2 एटीपी। आपको लोकेशन पता है, एक तो फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के बीच में और एक साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के बीच में 2 एटीपी का संश्लेषण हुआ है। अब देखो कुछ क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे। मैं कहूंगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा पिगमेंट सिस्टम भाग लेगा? तो आपका आंसर पीएस फर्स्ट। इसका अभिक्रिया केंद्र क्या होता है? तो P700। मैंने कहा यहाँ पर कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी। आपने कहा कि कहाँ कहाँ बनते हैं? तो कहाँ बताएंगे? साइट ये फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के बीच में और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के बीच में। फिर मैंने कहा प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? तो क्या बोलेंगे? फेरोडॉक्सिन। और अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? तो ये है प्लास्टोसाइनिन। कौन है? प्लास्टोसाइनिन। ये अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है प्लास्टोसाइनिन। किसमें? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। इसमें एनर्जी कम बनती है, केवल 2 एटीपी का ही निर्माण होता है। तो ये कंप्लीट समझ में आ गया? ठीक। अब आगे चलते हैं। देखो अब आता है नॉन। चलो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो नया मत है उसके अनुसार FeS प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ठीक है, नए मत के अनुसार क्या है? आयरन सल्फर युक्त प्रोटीन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है नए मत के अनुसार। बाकी वो ही याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखो चलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इंपोर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या रहता है? इंपोर्टेंट ज्यादा है। देखो यहां पे बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा या
जेड स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्या है? जेड स्कीम। जेड स्कीम क्या होती है देखो। अब बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को मैं डेफिनेशन दे देता हूं। किस प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन में अभिक्रिया केंद्र से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः उस अभिक्रिया केंद्र को प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वापस वो इलेक्ट्रॉन वहां पर लौट कर नहीं आएगा। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब देखो इस क्रिया में भी एटीपी का निर्माण होता है। किस प्रकार होता है? सबसे पहले अपन इसको समझा देते हैं। सबसे पहले बात की आती है कि यहाँ पे इंपोर्टेंट दो चीजें हैं, एक तो पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड, दोनों ही भाग लेते हैं। पीएस फर्स्ट भी भाग लेता है और पीएस सेकेंड भी भाग लेता है। सेकेंड चीज आती है अभिक्रिया केंद्र जो होता है वो P680 होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अभिक्रिया केंद्र कौन सा होता है? P680 होता है। थर्ड चीज ये आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, फोटोलाइसिस होता है। क्वेश्चन पूछा गया है आरपीसी में, तो ये आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है फोटोलाइसिस क्या होता है? जल का प्रकाशिक अपघटन यहाँ पर होता है। क्या होता है? जल का प्रकाशिक अपघटन। इसी कारण ऑक्सीजन का निर्माण भी यही होगा। ऑक्सीजन का निर्माण किसमें होता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है वो कहाँ होती है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। और ये किससे आएगी? जल के प्रकाशिक अपघटन से। इसका मतलब जल से ही क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब प्रोसेस कैसे संपन्न होता है देखो समझो। सबसे पहले बात करेंगे कि मैंने कहा ये पिगमेंट सिस्टम है जिसका अभिक्रिया केंद्र है। ये मैंने कहा विभिन्न प्रकार के यहाँ पे एंटेना बना दिए मैंने, और यहाँ पे ये है पीएस सेकेंड। तो स्टार्टिंग कहां से करनी है? पीएस सेकेंड से करनी है। तो ये पीएस सेकेंड का अभिक्रिया केंद्र क्या होता है? P680। अब सबसे चीज ये है कि जैसे ही आपके पास में ये एनर्जी को ग्रहण करता है, ये क्या करेगा? एनर्जी को ग्रहण। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस संपन्न होता है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। क्या होता है? जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। तो 4H2O लिए मैंने, 4H2O डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पर, 2H2O ऐसे कैसे ही बन जाएंगे। साथ में ऑक्सीजन गैस का एक अणु बनेगा, साथ में कहेंगे 4H प्लस, और साथ में बाहर निकलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। क्या बाहर निकलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, साथ में आप कहेंगे 4H प्लस भी बाहर निकले, और यहाँ पे ये 4H प्लस को मैं क्या बोलूंगा? प्रोटॉन बाहर निकलते हैं। अब उसके बाद में 2 जल के अणु और ऑक्सीजन गैस बाहर निकली। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। अब देखो आगे देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे संपन्न होता है। देखो मैंने कहा 4 जल के अणु हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, 4H2O है, 4H2 को डिवाइडेशन करना है, 4H प्लस प्लस 4OH माइनस में ये टूट जाएगा। 4OH माइनस को यहाँ पे ले लेंगे, 4OH माइनस से आपके पास में 4OH बन जाएंगे, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन वापस बाहर निकल जाते हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात 4OH जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2H2O में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? 2H2O में, प्लस आपके पास में ऑक्सीजन का एक अणु और साथ में इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार कन्वर्ट हो गए। अब देखो 2H2O, इस तरह के 2H2O को रिप्लेस कर देंगे तो 2H2O से बन जाएगी अपनी इक्वेशन। 2H2O क्या निकले? 4H प्लस प्लस यहाँ पे आपके पास में ये OH से तो OH खत्म हो जाएगा ना, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। ये कंप्लीट किससे होता है? जल के अणु का विघटन से। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस कहलाता है ये जल का प्रकाशिक अपघटन। ये क्या है? जल का प्रकाशिक अपघटन, या फोटोलाइसिस ये होता है। अब ये प्रोसेस किसकी उपस्थिति में हुआ? नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोलाइसिस की क्रिया किसके उपस्थिति में संपन्न हुई? तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है मैग्नीज।
ये प्रोसेस जो संपन्न होता है मैग्नीज की उपस्थिति में होता है, और साथ में इसका सहयोग कौन करते हैं, क्लोराइड आयन भी करते हैं। तो क्लोराइड आयन और मैग्नीज आयन की उपस्थिति में जल का फोटोलाइसिस होता है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, जल का अपघटन। अब जो इलेक्ट्रॉन आयन है, इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, अभिक्रिया केंद्र, अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर, और इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन, क्या होता है, प्यूकी। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है यहाँ पे, प्लास्टोक्विनोन, कौन है, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B6 के पास में, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाएगा, साइटोक्रोम F के पास में जाता है ना, पुराना याद करो, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, साइटोक्रोम F के पास में, साइटोक्रोम F से कौन किसके पास में जाता है, प्लास्टोसाइनिन के पास में, प्लास्टोसाइनिन के पास में जाएगा ना। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाता है, आपको पता है, PS से फर्स्ट में, किसमें जाएगा, PS फर्स्ट, जिसका अभिक्रिया केंद्र कौन होता है, P700, कौन होता है, P700। P700 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बता रखा मैंने, फेरोडॉक्सिन में जाएगा ना। तो ये फेरोडॉक्सिन में इलेक्ट्रॉन जाता है, और फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में ये चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, साथ में जो 4 प्रोटॉन थे अपने, ये 4 प्रोटॉन ये भी मूवमेंट करते हुए कहां पहुंचते हैं, यहाँ पर पहुंचते हैं, कहां पहुंचे, 4 प्रोटॉन भी, ये आपके पास में चारों प्रोटॉन भी कहां गए, यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, अपचयनकारी शक्ति के रूप में भाग लेता है NADP, और ये NADP 4 प्रोटॉन को ग्रहण करके 2 NADP बना लेते हैं, 2NADPH2। तो क्या बना है यहाँ, 2NADPH2। ठीक, देखो समझना, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, PQ, प्रथम ग्राही प्लास्टोक्विनोन, कौन है, प्रथम ग्राही कौन है, प्लास्टोक्विनोन। इलेक्ट्रॉन किसके पास में गया, साइटोक्रोम के पास में, साइटोक्रोम B6 है, यहाँ पर एटीपी का निर्माण नहीं होता है, फेरोडॉक्सिन से जाता तो एटीपी का निर्माण होता है, पर नहीं गया है, तो यहाँ पे एटीपी नहीं बना। साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम 1 के बीच में क्या बनता है, एटीपी बनता है, पहले बना चुके हैं, तो यहाँ पे बनेगा एटीपी, AMP से क्या बना, एटीपी का निर्माण हुआ, तो एक एटीपी का निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन किसके पास में गया, PC का। अब देखो PC को देखो आप, PS फर्स्ट, PS सेकंड, दोनों को जोड़ने वाला कौन, PC। तो ये एक आपके पास में लिंक बनाएगा, PS फर्स्ट और PS सेकंड को जोड़ने वाला कौन है, प्लास्टोसाइनिन है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे दोनों ने भाग लिया ना, PS फर्स्ट ने भाग लिया, PS सेकंड ने भाग लिया, साथ में देखो अब क्या बनता है, 2NADP से 2NADPH2 का निर्माण होता है। और आपको पता होना चाहिए कि एक NADPH2 जो होता है ये 3 ATP के बराबर होता है। जब ये NADPH2 है, एक NADPH2 कितने ATP के बराबर होता है, 3। तो कितने NADPH2 बने यहाँ पे, 2 NADPH2 बने ना, तो ATP कितने बनेंगे, 6 ATP का निर्माण हुआ। तो 6 ATP का निर्माण तो ये हुआ, एक ATP ये बना, तो टोटल कितने ATP बने, 7 ATP। इनको क्या लिखूंगा, एक ATP प्लस 2NADPH2 का निर्माण किसमें हुआ है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में हुआ है, नॉन साइक्लिक में। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन वापस नहीं पहुंचा ना, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले था, वापस नहीं पहुंचा, किसने ग्रहण कर लिया उसको, NADPH2 ने। ठीक, अब बात आती है, पहली बार PS फर्स्ट PS सेकंड दोनों ने भाग लिया, जल का फोटोलाइसिस हुआ है, किसकी उपस्थिति में हुआ है, मैग्नीज और क्लोराइड आयन। जो प्रोटॉन निकले हैं उनकी वजह से क्या बने, 2 NADPH2 बने। टोटल एनर्जी कितनी बनी है, एक ATP प्लस 2 NADPH2। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, प्लास्टोक्विनोन। मैंने कहा दोनों PS फर्स्ट को जोड़ने वाला कौन है, प्लास्टोसाइनिन। कौन है, प्लास्टोसाइनिन। और ATP का निर्माण कहाँ कहाँ हुआ है,
ये सब अपन ये चीज बता दें, इसकी आकृति जेड के समान होती है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, जेड स्किम आप कर सकते हैं। तो ये है फोटो फास्फोराइलेशन। इस प्रकार से अपनी जो फोटो लाइट रिएक्शन है वो फिनिश हो गई है। तो इसके अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक डार्क रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन में पूछ लेता हूं अंत में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए डार्क रिएक्शन ग्लूकोज का निर्माण होगा ना, ग्लूकोज का निर्माण, उसके लिए 54 एटीपी चाहिए। कितने एटीपी? 54 एटीपी। 54 एटीपी को मैं लिखूंगा 18 एटीपी प्लस 12 NADPH2। क्या लिखूंगा? 18 एटीपी प्लस 12 NADPH2। तो बताइए कि टोटल आपके पास में कितनी बार साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन संपन्न होगा इतनी एनर्जी को बनाने के लिए। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है सभी को कि 18 एटीपी प्लस 12 NADPH2 कितनी बार ये दोनों साइकिल संपन्न होंगे तब कंप्लीट बनेंगे, और एक ग्लूकोज के अणु के लिए। तो क्वेश्चन ये बनता है एक ग्लूकोज के अणु के संश्लेषण के लिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कितनी बार चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।